पहले राज्य महिला आयोग से सुश्री सुमन यादव जी को लोग मीडिया का ज़्यादा दबाव है कि वो उनको कवर करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं पहले। तो मैं सबसे पहले सुश्री सुमन यादव उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग को यहाँ बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा विषय समाज के उस हिस्से के लिए रखा है जो वास्तव में अधिकारों की बात तो करता है, आज 21वीं सदी में है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको लगता है कि एक हिस्सा ठगा जा रहा है। अभी भी मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। और एक बड़ी बात, यहाँ बैठे काफ़ी लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, ये जो संस्था है लेनिन जी की, ये हमारे गांव के बगल के ही रहने वाले गांव के हैं। ये कल मुझे इनकी मैडम से पता चला, श्रुति जी से, लेकिन मैं जानती हूँ लेनिन जी को, काफ़ी दिनों से जानती हूँ, क्योंकि इन लोगों का कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा है बनारस जनपद में और आसपास में। संस्थाओं को अगर कोई जानता है तो बनारस में 2 संस्था काफ़ी अच्छे से काम करती हैं, एक लेनिन जी की, दूसरे अजीत जी की गुड़िया संस्था। तो इनके कार्यों की सराहना अभी सुने थे, लेकिन आज देखने को मिला जो लोग बात कर रहे हैं और जितना जमीनी तौर पे आप लोगों ने काम किया है। मंच पर बैठे हुए सभी संगठनों से आए हुए लोगों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और सभागार में बैठे हुए सभी श्रोतागणों को, और कुछ पीड़िता बैठी हैं, मैं इनका भी सम्मान करती हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप अपनी हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत में बहुत बड़ी शक्ति होती है, शक्ति का ही नाम हिम्मत होता है, और जब हिम्मत होती है तो आदमी किसी भी परिस्थिति से पार पाता है। और यहाँ उपस्थित मीडिया बंधुओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इतने सारे मुद्दे सामने आ गए कि मेरे सामने तो जैसे मुझे लग रहा है सब मिल गया एक में, लेकिन जैसे कि बधुआ मजदूरों की बात आ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत जल्दी इस पे आयोग के समक्ष बैठक करा के, और अगले महीने पूरे प्रदेश में मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, केवल हम लोगों का निरीक्षण बधुआ मजदूरों के लिए सभी ईंट भट्ठों पे होगा। जो महिला बधुआ मजदूर है उनकी वास्तव स्थिति क्या है, उनके काम करने के तरीके क्या है, उनका किस हद तक शोषण होता है, क्योंकि काम छोटा है तो रहने की समस्या पैदा हो सकती है। गांव में रहना है, धूप है, झोपड़ी लगा के जैसे रहते हैं हम लोग, गांव में रहे हैं, भट्टों के आसपास हम लोगों का गांव भी है, तो बहुत सारी परिस्थिति जानते हैं। उनका काम है दिन भर ईंट पाथना, ये जानते हैं, लेकिन शोषण करना है उनका काम, शोषण कराना या शोषण करे मालिक, ये काम किसी का नहीं है। और इसके लिए अगर कोई महिला यहाँ बधुआ मजदूरों की ओर से बैठी है, या महिला मजदूर महिला है कोई यहाँ बैठी है, तो सबसे पहले उसे अपने उस पूरे बधुआ मजदूर का नेतृत्व करना होगा कि किसी भी मालिक के दबाव में नहीं आना है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई पुलिस दरोगा से आप लोग बात नहीं कर सकते, तो हम लोग तो एक साधारण लोग हैं, हम लोगों से तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास आके अपनी बात भी बता सकते हैं आप लोग। और कोई मालिक, जैसे कि अभी आपने बताया, बहुत शर्म की बात है अगर इस तरह की बात हो कि हमें जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, पानी के लिए अगर हमको अपने शारीरिक व्यापार करना पड़े, तो इससे शर्म की बात हम समाज के लोगों को हो ही नहीं सकती। और इस तरह की बात किसी भी तबके में, चाहे वो बधुआ मजदूर हो, चाहे गांव घर में रहने वाले लोग हों, चाहे किसी भी गरीब से गरीब तबका हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, अगर उसके साथ इस तरह के खाने पीने की चीज़ों के साथ शारीरिक सौदा किया जाए तो इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। और ये बात पता चलती है, खास करके मुझे पता चले, तो मैं निश्चित जितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है उसके लिए कदम उठाने को तैयार हूँ। दूसरी चीज, अभी आपकी संस्था के ही वो मंगला राजभर जी ने कहा कि किसी कौन से ब्लॉक में, पिंडरा ब्लॉक में पीएससी है, सीएससी है, पीएससी पे अगर महिला स्वास्थ्य केंद्रों में पैसे की लेन देन, ऐसी धांधली सुनने को हर जगह मिल जाती है विभागों में कि इस तरह का हो रहा है, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पाता है। साक्ष्य नहीं होता है इसलिए केवल ये होता है कि
साहब दोषी कर देते हैं लोग। अगर हम लोगों से भी आप लोग शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि साहब झूठी कह रहे हैं, दोष लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बढ़िया से काम करते हैं। हम कार्यक्रम भेज के अगर जाते हैं तो वहाँ सब बढ़िया से रंगाई पोताई और कुर्सी टेबल लग जाता है और हमको घेरे रहते हैं दिन भर कि हम कुछ पूछ ही नहीं सकते और न तो कुछ हमको दिखेगा। लेकिन अगर इस तरह के पीड़ित व्यक्ति, आपको मालूम होना चाहिए, मैं पिछले साल 2014 में जौनपुर में एक सीएससी की शिकायत मुझे मिली, वहाँ की संविदा कर्मी डॉक्टर से, महिला डॉक्टर थी और जो सीएससी का इंचार्ज थे वो लगातार उस महिला कर्मी का इस कदर शोषण करते थे कि जो वो दवा लिखती थी मरीजों को वो हॉस्पिटल से देने के लिए बाध्य करती थी और वो उसी पे बाहर के मेडिकल वालों से मार कराती है। इस तरह का शोषण था और वो महिला आयोग को बताई और वहाँ मैं खुद जांच करने गई थी। सीएससी का इंचार्ज पूरी मीडिया को अपने फेवर में किया, पूरे जौनपुर के नेताओं को अपने फेवर में किया और सब लोग हमसे बात करने लगे कि ऐसा है, बहुत अच्छा है, गरीबों की बड़ी मदद करता है। मैं कही मैं जांच करने आई हूँ तो आप लोग थोड़ा मुझे फ्री छोड़ेंगे तभी मैं कुछ काम कर पाऊंगी और न उसका नुकसान होने वाला न कुछ किसी का नुकसान होने वाला है। एक दो लोगों से, बल्कि मैं राजनीतिक व्यक्ति से बात की कि आप लोग इतना क्यों कह रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ गलत कर दूंगी तो मेरे साथ चलिए, आप भी जांच वाच में शामिल हो जाइए। वो आदमी हमारी गाड़ी को गिरवाने का काम कर दिया, वहाँ के बाजार के लोगों से साजिश करके कह दिया कि इनकी गाड़ी घेर लो। और ऐसी परिस्थिति में गाड़ी तो नहीं घेर पाया क्योंकि हम लोग बहुत दूर के नहीं थे और माहौल को समझते हुए हमने फिर पूरे परिसर के लोगों को समझाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आए हम और आगे गए और वो आदमी, जांच बैठी, सब कुछ हुआ, फिर लिखित में आयोग को बयान दिया कि मैं आज के बाद सारी दवा यहीं से, चाहे कोई डॉक्टर लिखेगा, हॉस्पिटल की दवा होगी, पूरी दवा यहाँ मौजूद रहेगी और ये महिला जब तक यहाँ रहेंगी कभी इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो हिम्मत होनी चाहिए मुझ में भी कि मैं जिस चीज़ से लड़ रही हूँ इससे लड़ पाऊंगी कि नहीं। वो महिला डर रही थी कि शायद मैं आयोग को लेटर भेजूंगी और मेरी लड़ाई नहीं हो पाएगी, शायद आयोग आएगा और जांच भेज के किसी को चला जाएगा और मेरे साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन आज वो महिला बड़े दावे से कहती है कि अगर किसी ने काम किया है तो समाजवादी पार्टी के सरकार में राज्य महिला आयोग के लोगों ने काम किया। मैं यहाँ 5-6 साल से घूम रही थी, 5-6 साल बाद मुझे निजात मिली। काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज, जिस दिन हम अपने अधिकारों को नहीं समझते, जिस दिन हम डर जाते हैं, हमको आदमी डराने लगता है। जब तक जैसे दो लड़के आपस में लड़ाई करते हैं और एक डंडा लेके उसके आंख की तरफ करते जाता है तो हटता जाता है। लेकिन जैसे आप रुक जाते हैं, डंडा आंख के सामने लाने वाला 2 बार करने के बाद रुक जाता है कि लग न जाए। हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। डंडा आपकी आंखों के सामने घुमाने वाले को भी डर लग जाए कि आंख में लग न जाए। और जिस दिन ऐसा एहसास होने लगेगा, लोग आपके अधिकारों के साथ कभी मजाक नहीं करेंगे। जानेंगे कि आप अपने अधिकार को जानते हैं। एक को शायद न्याय नहीं मिल पाए, दूसरे को नहीं मिल पाए, लेकिन तीसरा आपके उस अडिग होने पे न्याय जरूर पाएगा। और न्याय मिलता है, जरूरत है हमें उस न्याय के हद तक लड़ने की। अभी वो लड़की बैठी थी, प्रीति बहुत कम उम्र की लड़की है, अभी तो शादी नहीं होती तो अभी शादी भूली जाती। लेकिन इसके साथ हम लोग के भी हाथ बंधे हैं कि कोर्ट में मामला जब चला जाता है तो हम लोग कोर्ट में गए हुए मामले को नहीं देख सकते, वरना मैं इसके केस को आज उठाती। और इस तरह की महिलाओं के साथ ये पूरे समाज में आज की डेट में जितनी समस्याएं सामने दिखती हैं कि बलात्कार है या और शोषण है, वो सब का मैं सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा आज की डेट में है। और वो घरेलू हिंसा किस बात की है कि लड़की को खाना बनाने नहीं आ रहा है, अरे आई है कोई काम नहीं करती है, सर पे साड़ी नहीं रखती है। सवाल यहाँ से खड़े होते हैं, झगड़ा यहीं से शुरू होता है। सर पे साड़ी नहीं रखती है, हमने पानी मांगा सुनी नहीं, अनसुना कर दी, और कहा सुनी जो है झगड़े में परिवर्तित हो जाती है। वो झगड़ा उसकी जिंदगी को चौपट कर देता है। ऐसी परिस्थिति में दोनों को समझने की जरूरत है। और ये बात मुझे आज इस पूरी मीडिया के लोग हैं, हो सकता है मेरी लाइन को गलत अर्थों में ले जाएं, लेकिन मैं गलत अर्थ ले जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि दोनों को समझने की बात कर रही हूँ। एक घर में ये जब सवाल खड़ा होता है तो उस सवाल को पैदा करने वाली वो महिला होती है, श्रुति जी।
वो महिला ही सवाल करती है, तुम सर पे साड़ी नहीं डाली, तुम समय से खाना नहीं बनाई, तुम समय से सो के नहीं जगी। अगर घर में 3 लड़कियां हैं, एक सास है, एक बहू है, तो 3 6 बजे जगेगी, एक 4 बजे क्यों जगेगी? एक टाइम होता है, वो भी सो के जग सकती है, लेकिन रोज रोज उसको प्रताड़ना दी जाती है और वो इतनी कुंठित हो जाती है कि वो समय भी बदलती है और व्यवहार भी बदल देती है। 8 बजे जगना शुरू करती है, खुद भी परेशान होती है, दूसरे को भी परेशान करती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता, और हम अपने अधिकार की अगर बात करते हैं तो अधिकार जो प्रताड़ित करता है वो भी महिला है, उसे भी समझना चाहिए कि महिला को हम प्रताड़ित न करें और उस हद तक न परेशान कर दें कि वो प्रताड़ना की शिकार होने लगे। और जब घर की सारी महिलाएं एक होंगी तो समाज की सारी महिलाएं एक हो जाएंगी और फिर प्रताड़ना का हिस्सा कम हो जाएगा। घरेलू हिंसा तो मेरे हिसाब से समाप्ति की ओर चलेगा अगर महिलाओं की तरफ से महिलाओं का शोषण कम होगा। इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा। अगर हम महिला अधिकारों की बात करते हैं, अगर हम इस बात को मानते हैं कि महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने साथ न्याय करना पड़ेगा। जब तक हम अपने साथ न्याय नहीं करेंगे तब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति को आरोपी नहीं बना सकते हैं कि मेरे साथ समाज का कोई हिस्सा। हमारे साथ समाज का एक हिस्सा बड़ा जिम्मेदार है, जो हमारा प्रतिशतात्मक पक्ष है, हमें हमारे विकास से रोकता है। हम पढ़ने जाते हैं, उसमें हमारी माँ का भी हाथ होता है। हमारे माँ से तात्पर्य हमारे समाज की हर उस बड़ी महिला से तात्पर्य है जिसके नीचे हम पले हैं। हम पढ़ने जाते हैं, हम पैदा होते हैं, पैदा होकर बड़े होते को भेज देती है और खराब स्कूल में हमें भेजती है। दोनों को एक स्कूल में भेजो। सरकार ने प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की है। शिक्षा की बात अभी हो रही थी, शिक्षा भी समान होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक सामान्य शिक्षा नहीं होगी तब तक हमारा मानसिक स्तर भी सही नहीं होगा। आदमी की सोच बड़ी बदल चुकी है। अगर मेरे पड़ोस का व्यक्ति बहुत थोड़ा संपन्न है और वो अपने बेटे को किसी अच्छे स्कूल में भेजता है तो मेरे पास कम खाने को अटेगा, मैं घर में रोज झगड़ा करूंगी, लेकिन अपने बेटे को भी किसी न किसी अच्छे स्कूल में भेजूंगी। प्राइमरी स्कूल की तरफ मेरा रुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आज के पहले सब लोग प्राइमरी स्कूल से पढ़ के IAS, PCS, IPS और अच्छे पोस्टों पे जो लोग बैठे हैं सब प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं। ये हमारी मानसिकता बदल गई, नहीं भेज पाते हैं। इसी तरह से लड़की लड़के की पढ़ाई में अंतर किए। खाने की कोई चीज अगर घर में जैसे दूध है, फल है, तो लड़के को थोड़ा ज्यादा, लड़की को नहीं देते हैं। इस तरह की मानसिकता महिलाओं को चेंज करनी होगी, क्योंकि दूध हमारा पिता नहीं देने आता है, हमारी माँ दूध देने जाती है, हमारी भाभी, हमारी बहन दूध देने जाती है। तो उसको ये बदलना पड़ेगा कि हम अगर 1 पाव दूध है तो दोनों को आधा आधा पाव दूध देंगे, अगर 2 बच्चे हमारे घर में हैं। और केवल लड़के लड़की को, तो ये गलत है कि लड़के को अधिक दे देंगे, लड़की को कम दे देंगे। इसी तरह से जब बड़े हो जाते हैं तो इस तरह की परंपरा, हम इसको परंपरा कहेंगे, एक मानसिक परंपरा बनी है कि लड़की है, इसको स्कूल से एकदम राइट टाइम आ जाना है। कितने देर का रास्ता है, लड़की स्कूल पे गया, स्कूल के बाहर खड़े होकर किताब नहीं खरीद सकती, पेन नहीं खरीद सकती, टाइम तो लगेगा, अपनी सहेलियों से बात नहीं कर सकती, अपने टीचर से अपने सिलेबस की कोई बात नहीं पूछ सकती। जब ये सब काम करने के लिए रुकेगी तो निश्चित समय की थोड़ी बहुत कमी होगी, समय कटेगा। और जब वो 2:50 पे घर जाती थी तो हो सकता है कि 2 सवा 2 बजे 2:40, 3 सवा 3 तक वो घर जा सकती है। सवाल खड़ा हो जाता है, हमारा पड़ोसी टोकता है कि रोज तो इनकी लड़की आ जाती थी 2:50 पे, आज जो है 2:15, 3:30 बजे आ रही है, क्या बात है? और जाके घर में माँ बाप से, भाई से टोकती है। उस समय हमारे माँ बाप, भाई, पिता सबको तैयार होना पड़ेगा। मैं जानता हूँ मेरी लड़की स्कूल गई हो, कोई स्कूल का काम रहा होगा, और लड़की को भी अगर कोई काम पढ़ाई के अलावा है उस टाइम करने जाना है तो अपने घर को एकदम साफ साफ बता के जाना पड़ेगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और जब तक हम विश्वास अपने घर वालों का जीत के नहीं जाएंगे, जब पड़ोसी कुछ कहेगा तो हमारे घर वाले डरेंगे, क्योंकि इस तरह से रास्ते बदल गए हैं, इस तरह से हालात बदल गए हैं कि हमारे घर वाले भी निर्णय लेने में डरने लगे हैं। और जब तक निर्णय को बदलने के लिए हम अपने परिवार के साथ नहीं होंगे, हमारा परिवार हमारा साथ नहीं दे पाएगा। हम केवल प्राकृतिक रूप से बनावटों में अलग हैं, बाकी तो हमारे लिए सारी चीजें वही हैं। प्रकृति ने जो हवा हमारे भाई को दी है वही हमें दी है, जो जल हमारे भाई को दी है वही हमें दी है।
फिर क्यों भेद हो जाता है? केवल इसलिए कि हमारी प्राकृतिक बनावट अलग है, और प्राकृतिक बनावट सृष्टि के उत्थान के लिए की गई थी, न कि मनोरंजन के लिए की गई थी, न कि समाज को तार-तार करने के लिए की गई थी। प्रकृति ने इसलिए तो बनावटें की नहीं थी, प्रकृति ने तो सृष्टि के विकास के लिए ऐसा किया। और विकास की जब अति सीमा कर दी जाती है, किसी भी चीज की अगर बहुत ज्यादा विवेक से न करके काम, रास्ते से भटक के काम किया जाता है, तो बहुत ज्यादा बुराई आती है। आज वही हो गया है। एक गांधी जी ने अपनी किसी पंक्ति में लिखा था कि मैं देश के उस नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जो प्रकृति की अमूल्य धरोहर आपको मिली है इस युवावस्था के रूप में, नौजवानी के रूप में, उसे चंद आनंद के लिए ऐसे न गवा दो जिससे पछताना पड़े और देश के किसी काम में न लगे। आज का देश का नौजवान अपनी वो प्रकृति की अमूल्य संपदा जो उसे प्राप्त हुई है, जो कुछ वर्षों तक उसके पास रहती है, उसे चंद आनंदों के लिए गवा देता है, और जिससे हमारे समाज की मर्यादा तार-तार हो रही है। तब सोचना पड़ेगा, और साथ में मुझे भी सोचना पड़ेगा। मुझसे मतलब है आधी आबादी से, मुझसे मतलब है उस हिस्से से जो प्रताड़ित हो रहा है, कि हमें किस तरह से कदम उठाना है कि हमारी रक्षा हो सके। हमें स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी अपनी। कर बैया बला बनी छोड़ वीरानी आस, तभी आपकी कोई रक्षा करेगा जब आप सबल होंगी। जब तक आप सबल नहीं होंगी, आपकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा। कानून तो आपके सहयोग के लिए बना है। जब आप लड़ के आगे किसी चीज में निकलती हैं और आपको कोई न्याय नहीं मिल पाता है, तब आप कानून का सहारा लें। लेकिन कुछ कदम तो आपको खुद चलने पड़ते हैं। लेकिन बहुत ही विचित्र स्थितियां अभी भी हैं कि हमारी शिक्षा बहुत अच्छी है, उसके बाद भी लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए सोचना पड़ता है। और उस शिक्षा में हमारे घर के लोगों की बहुत भूमिका होती है। घर के लोगों में खुद उस आधी आबादी की बड़ी भूमिका होती है कि लड़की है, शादी तक पढ़ा दो। आज भी इस तरह की धारणा है। जहाँ कुछ लड़कियां जहाज चलाने लगी हैं, वहाँ उस स्थिति में, इस युग में भी कुछ ऐसा तबका है, कुछ ऐसे समाज है, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे अभी तक केवल शादी के लिए पढ़ाई होती है। कहीं कहीं चिट्ठी बांचने तक की बात आती है कि चिट्ठी पढ़ लें, चिट्ठी पढ़ने आ रहा है, चलो ठीक है। इसलिए नहीं, बल्कि पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए कि हमारे बुद्धि का विकास हो सके। नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई का नौकरी से कोई तात्पर्य नहीं है। हम अगर शिक्षित होंगे तो हम अपना विकास, चौमुखी विकास कर सकेंगे। अपना भी, समाज का भी, आर्थिक भी, राजनैतिक भी, मानसिक भी, हर तरह का विकास शिक्षा पे निर्भर करता है। अगर शिक्षा नहीं है तो तमाम शोषण हमारे साथ होंगे। आज जो बधुआ मजदूरों की बात है, क्यों हो रही है? अगर वो बधुआ मजदूर शिक्षित होता तो कभी वो बधुआ मजदूर तो पहले होता ही नहीं। वो कुछ अपने योग्य काम ढूंढता, और काम अगर उसके पास जो भी काम होते, अगर वो मजदूरी भी करता तो उसे अपना ज्ञान होता कि हमारा शोषण कोई नहीं कर पाएगा। और हरिजन एक्ट नहीं लगता, फिर उसको जो मजदूरी का एक्ट बताया है शिवप्रताप सिंह ने, मजदूरी का एक्ट लगता। लेकिन ये भी कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि जो SC ST के लोग हैं वो कोई कानूनी, अगर थाने में कोई कानून भी लग रहा है तो कहते हैं साहब हम तो SC हैं, हमारा हरिजन एक्ट लगना चाहिए। इस चीज से आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। हरिजन एक्ट आसान आप समझ गए, लेकिन आपके लिए बहुत सारे एक्ट हैं जिसका और उपयोग किया जा सकता है। और इसी तरह से कई बातें आई थी। एक तो आप बहुत अच्छी बात कही कि जो होम है हमारे, नारी निकेतन और बालिका गृह, संभाषणी गृह या वृद्धा आश्रम वगैरह भी हो सकता है, जिसमें महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ बहुत हद तक बिल्डिंग की समस्या है। काफ़ी जगहों पे पहले की बिल्डिंगें बन गई और एक मंडल में एक ही बिल्डिंग है, उसी में पूरे मंडल की लड़कियां आ रही हैं। हम प्रदेश के काफ़ी जगहों पे निरीक्षण किए हैं तो इस तरह की चीज़ें पाए हैं। और सरकार ने नई बिल्डिंगों के लिए कुछ जगह दिया है जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। कई जगह नई बिल्डिंगें हैं, जिसमें बनारस में आपके जो दुर्गापुर पे वृद्धा आश्रम है, वहाँ पे बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है अभी।
और उसमें ये है कि बाकी जो वृद्धाश्रम है, वहाँ पे वृद्धाएं इस समय 7 वृद्धा हैं, और वो बिल्डिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें बाकी की जो नारी निकेतन है, जो औरत है, जो 35 साल के ऊपर की लड़कियां हैं या 35 साल तक की, वहाँ शिफ्ट की जाएंगी कुछ, बाकी जैतपुरा में है। मैं अभी जैतपुरा गई थी पिछले 27 फरवरी को। बनास के कई जगहों में आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह मेरा निरीक्षण था। एक चीज तो, एक ही कमरे में जो 3 फ्लोर की चारपाई लगा के छोटे से कमरे में, मुझे उसी समय इतना मुझे क्रोध आया, और मैं डांटने से तो कुछ कर नहीं सकता है, प्रोफेशनल अधिकारी भी डांटने से कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मैं बोली इसको आपने लिख के नहीं दिया, कभी डीएम को बताते, या हम लोगों को 1 साल से मैं यहाँ नहीं आई तो आपने कभी बताया नहीं कि वहाँ रहने की दिक्कत है। तो मैं उस पर लिख करके डीएम से मैं बात भी कर ली हूँ, और डीएम को भी लिख के दी हूँ कि आप बजट की मांग करिए, और मैं शासन को भी लिख के दी। और साफ सफाई की बात, वहाँ 82 लड़कियाँ जो थी विकलांग, मानसिक विकलांग थी, उसमें 6 लड़कियाँ मुखबधिर और इस तरह से थी, बाकी सब मानसिक विकलांग। उसके लिए कोई मानसिक चिकित्सक की व्यवस्था नहीं थी। आप लोगों का जो सर्वे है बहुत ही अच्छा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग केवल कागज और ऑफिस में काम नहीं करते हैं, वास्तव में जमीन पे काम करते हैं। और जब कभी आप लोगों को, हम लोगों की जरूरत पड़े, हम लोगों से तात्पर्य हमारा या आयोग के किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता पड़े, तो आयोग प्रदेश के हर उस व्यक्ति के साथ है जो महिलाओं के दुख और सुख में सम्मिलित होता है। और जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, कभी जांच की हो, कुछ जांच करके आया हो, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा हो, या कोई ऐसी पीड़ित महिला है जिसको न्याय की आवश्यकता है और उसका कोई सहारा नहीं है और कोई सहयोग भी नहीं कर पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप निश्चित बताने का काम करिए, बेझिझक बताने का काम करिए। हम लोग हमेशा उस महिला के साथ हैं जो पीड़ित है, जिसकी सुनवाई किसी के द्वारा नहीं हो पा रही है, उसके साथ आयोग है। साथ ही बाराबंकी के जेलों में, जो बाराबंकी जेल है, वहाँ पे अभी इसी निरीक्षण के दौरान एक पाया गया कि बहुत अच्छे से व्यवस्था है। वहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है। एक लड़की थी, कंप्यूटर की इच्छा व्यक्त की कि मैं MSc की हूँ, जेल में बैठे बैठे मेरा पूरा नुकसान हो रहा है, तो बाराबंकी डीएम को लिख के गया कि आप कंप्यूटर प्रशिक्षण यहाँ इस लड़की को करवाइए। और हम लोग जो भी पूरे प्रदेश में, चाहे जेल हो, चाहे नारी निकेतन, जो पढ़ी लिखी लड़कियां गई हैं और किसी का उनकी इच्छा है लेकिन किसी कारण वो नहीं पहुंच पा रहा है, तमाम NGO के माध्यम से भी नारी निकेतनों में हम लोगों ने बहुत सारे प्रशिक्षण, जैसे संगीत है, कढ़ाई बुनाई है, इन सब चीज़ों के लिए अनुमति प्रदान कराई है कि यहाँ इनको प्रवेश दिया जाए और वो लड़कियों को प्रशिक्षण दे। यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए भी अच्छे कुक को भी अंदर भेजने का प्रयास करवाया है। और सभी जिलों में अभी 4-5 दिन पहले लिख के गया है कि सभी जिलों में कंप्यूटर और हस्त कौशल के प्रशिक्षण दिए जाएं, जिससे जब वो बाहर निकले तो उनके पास ये नहीं कि वो वहाँ जाके बेकार हो गई हों, या उनको कोई और नैतिक ज्ञान के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए भी हम लोगों ने लिख करके पूरे प्रदेश में आयोग की तरफ से भेजा है। और जो छोटे बच्चे पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कभी बाल गृहों में चले गए, तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये हुआ है कि इनको पढ़ाने के लिए, जैसे बालगृह रामनगर में, वहाँ पे साइकिल बनाने की, बैग बनाने की, ये सारे प्रशिक्षण बहुत बाकायदा चलता है। आपके पास कोई ऐसा प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति हो तो आप बताइए कि हम देना चाहते हैं किसी भी तरह का प्रशिक्षण। अगर आप नारी निकेतन, बाल गृहों में या जेलों में देना चाहते हैं तो आप बताइए, हम आपका प्रवेश वहाँ कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, वो सभी जानते हैं, कंप्यूटर पे है, पेपर में निकलता है, मीडिया बंधु जानते हैं और विभाग के लोगों को भी मालूम है। सरकार ने महिला कल्याण निदेशालय से, एक तो सभी जानते हैं, नेशनल
एम्बुलेंस 102, अभी आप कहें कि उन नारी निकेतनों और बाल गृहों तक, बालिका गृह जो संभाषणी गृह है, वहाँ तक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए अगर सरकार ने किया है। डॉक्टर की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस तो जाएगी, पीड़ित महिला को उठा के लाएगी, कोई अगर उसके साथ कोई ऐसी दिक्कत आ गई तो, लेकिन संभाषणी गृह से बाहर निकलने का प्राविधान नहीं है। उन लड़कियों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। कोई घटना घट जाए, कोई बात हो जाती है तो डॉक्टर ही वहाँ जाते हैं, साप्ताहिक चेकअप होता है। अगर कहीं ऐसा नहीं होता है, कहीं इस तरह का आप लोगों के संज्ञान में आता है कि इस जगह लापरवाही हो रही है, तो आप बता सकती हैं बेझिझक। बाकी सीएमओ को भी हम लोगों ने लिखा है कि स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। और बनारस में तो अच्छे से जाते हैं, लड़कियों से भी हमारी बातचीत हुई थी। समस्या वहाँ केवल विकलांग लड़कियों के साथ रही है। बाकी मेरठ में मैं कई बार दौड़ा की हूँ, तो मेरठ भी अच्छा रहा है। मेरठ में थोड़ी कमी 1-2 एनजीओ के बताने के मुताबिक, एनजीओ के लोगों ने बताया कि इस तरह की कमी आई खाना वाना की, तो बहुत ज़्यादा लड़कियां मेरठ में हैं, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे देखा गया कि एनजीओ का ये कहना था कि खाना लड़कियां ही बनाती हैं, कोई कुक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ के नियम को जाना गया तो ये था कि लड़कियों से ही बनवाया जाता है। बड़ी लड़कियां होती हैं, इससे उनको एक तो हुनर आ जाता है, दूसरे सब मिल बांट के। अब जहाँ 200 लड़कियां हैं तो 200 लड़कियां मिल बांट के खाना बना लेती हैं जो बनाने योग्य है। 200 में 50 तो बना ही लेती हैं, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह से हमारे हिसाब से वो अच्छा काम हो रहा है कि उनको खाना भी बनाने आ रहा। नहीं तो वो रह के नारी निकेतन में अगर वो खाना बनाने नहीं जानेंगी और कल उनकी जब शादी हो जाती है, बुला के लोग करा देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में उसको खाना बनाने नहीं आएगा। फिर जिस घर में जाएगी यही होगा, खाना बनाने नहीं आया, फिर वही सवाल की तलाक हुआ और कहीं कोठे पे चली गई, कहीं चली गई। इस तरह की भी बातें अगर एनजीओ में भी सक्रिय है और सक्रिय एनजीओ के संज्ञान में कहीं इस तरह की बात आ जाती है कि नारी निकेतन से कराया गया विवाह और लड़की अब ससुराल में सुखी नहीं रह, जीवन नहीं व्यतीत कर रही है, कहीं चली गई, ऐसी कोई केस हो तो आप लोग बेझिझक देने का काम करेंगे कि क्या बिना जांच पड़ताल किए शादी करा दी गई या क्या है, उसके हम लोग उसका निस्तारण निकालने का काम करेंगे।